और छोटू वो जीरो उधर लौंडिया की टिकट का क्या रेट है? ओ भाई क्या बदतमीजी है ये? हाँ अबे इतनी रात को चिकनी को अकेले घुमा रहा है, जान जला रहा है हमारी, वो बदतमीजी नहीं है क्यों भाई हो? अरे ड्राइवर, ये कैसे लोगों को बस में बिठाया आपने? बदतमीजी कर रहे हैं हमारे साथ। आप गाड़ी रुको, हम यहीं उतरेंगे, आगे नहीं जाएंगे हम। चलो भाई गाड़ी तो तभी रुकेगी जब डीजल खत्म होगा। पापा, मैं मूवी देखने जा रही हूँ। किसके साथ जा रही सुहासी? नीलेश के साथ पापा। कौन सी मूवी दीदी? लाइफ ऑफ पाई। अरे लेकिन लौटेगी कब? मम्मी, मैं पिक्चर खत्म होते ही सीधे घर आ जाऊंगी और खाना भी घर आके ही खाऊंगी। संभाल कर जाना बेटे। जी पापा, बाय। मुझे नहीं, मैडम को दो। बस बस बस, मैंने मम्मी को बोला था घर आके ही खाना खाऊंगी। मेरा हो गया। चलो 8:30 बज गए, चलते हैं। मैं तुम्हें घर छोड़ते हुए अपने घर निकल जाऊंगा, ठीक है? ये लो भैया, ठीक है? पालम चलोगे भैया? सर आगे देख लो, मुझे जाना नहीं है उधर, जम्मा पड़ जाना। पालम चलोगे? नहीं सर। भाई पालम बिहार चलोगे? नहीं सर। कमाल है यार, चक्कर क्या है? कोई ऑटो वाला जाने को तैयार ही नहीं है। सुनो नीलेश, हम एक काम करते हैं, मुनीर का तक चलते हैं, फिर वहाँ से बस ले लेते हैं, वो इजी रहेगा। ट्राई करते हैं। अरे भैया, मुनीर का बस स्टैंड तक तो छोड़ दो यार, वहाँ से हम बस ले लेंगे। ठीक है सर। चल चल, हम मिला तो सही। लो भाई, द्वारका द्वारका। बस चल दिया, जाओगे? सर बिहार का तिहाड़ बोलो, तिहाड़ छोड़ देंगे। चल चल बैठ जा, चल चल। चल ला भाई 20 रुपया। 20 रुपया काय के लिए? बस इंतजार तो पास नहीं पड़ता है ना भाई। पास पड़ता तो पैदल क्यों नहीं चले गए? अरे यहाँ मोल भाव नहीं करना है, ये प्राइवेट बस है, डीटीसी की बस नहीं है जो सरकार के दामाद बनकर सवारी करो, समझे? हम 20 लेते हैं, 20 निकाल। लेकिन मैं अरे वो भाई
चुपचाप 20 रुपए दे दे लौंडे को। दिखने में छोटा है लेकिन तुझे पता है ना छोटी छुरी की धार कितनी खतरनाक होती है। अरे ये क्या कर रहे हो? मेरे पैसे वापस लाओ यार। ये गुंडागर्दी लंगूरों की है। नाजायज औलाद, हीरो बन रहा है क्या तू? एक तो इतनी रात को सड़क पे अकेला निकल आया, ऊपर से बड़े बड़े नोट दिखा रहा है। बेटा दिल्ली है ये, दिल्ली। चल बैठ जा। अरे बैठ, चल कोने में। ड्राइवर साहब गाड़ी रोकिए, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। अभी पुलिस को अरे मेरा मोबाइल वापस आओ। देखो ड्राइवर साहब, मैं चिल्लाऊंगा, मैं सबको इकट्ठा कर दूंगा। देखिए भाई साहब, मैं बहुत गरीब आदमी, मिस्त्री का काम करता हूँ। 2 दिन की मेहनत की कमाई है। ये पैसे और मेरा मोबाइल लौटा दीजिए। अबे बंदूक से निकली गोली और जेब से निकले पैसे कभी वापस नहीं आते। सोच आज तूने हम भाइयों के लिए कमाया है, हाँ? और हमें दारू पिला के ना पुण्य कमाया है। अरे मोहन भैया, गाड़ी रोकना जरा। बोतल का इंतजाम तो हो गया। चलो मिस्त्री साहब, उतर जाओ यहीं पर, तो कपड़े निकाल के नंगा दौड़ाएंगे सड़क पर। सर्दी का मौसम है, जाएगी। चलो। साहब अबे क्या हो गया? कोई भूत वूत देख लिया क्या? अभी एक बस वाले ने मेरे 1000 रुपए और मेरा मोबाइल सब लूट लिए साहब। अभी गए इधर से, अब पकड़ लीजिए ना उन्हें साहब। बस जी। कौन सी बस बे? मुन्ने तो कोई बस ना दिखाई दे रही है। पी रखा है क्या? नहीं साहब, मैंने नहीं पिया, उन लोगों ने पी रखा है। 6 लोग हैं बस में साहब, ड्राइवर भी पिया हुआ है साहब। पकड़ लीजिए ना अभी ज्यादा। क्या तेरा? राकेश धवन है साहब। क्या काम करे? मिस्त्री हूँ साहब। इतनी रात गए कौन से मिस्त्री की करता है? साहब काम खत्म करने में देर हो गई, मालिक से पैसा लेके वापस जा रहा था अपने घर, बसंत विहार, वहीं रहता हूँ साहब। टीटीसी की बस थी? प्राइवेट बस थी, कुछ सिखरी ट्रैवल कुछ लिखा हुआ था उसमें। अबे तो प्राइवेट बस में चढ़ा क्यों? तेरे अंदर कुछ घुसेड़ के फेंक देते तो? क्या मिस्त्री बाबू, प्राइवेट बस में कुछ भी हो सकता है, समझा? लेकिन साहब देखिए, मैंने ये डबल ड्यूटी करके पैसा कमाया, घर पे बहुत दिक्कत हो जाएगा। आप तो कुछ तो कीजिए ना प्लीज। भाई हम कुछ नहीं कर सकते। क्या मतलब साहब? देख भाई धवन, हम हौजकाश थाने से हैं। तू एक काम कर, 100 दबा, कंट्रोल रूम से तुझे सही थाने के बारे में बता देंगे, वहाँ जाके रिपोर्ट लिखा दीजिए। लेकिन साहब 100 कैसे दबाऊं मैं? मेरे पास फोन भी तो नहीं है, उन लोगों ने छीन लिया ना साहब। रौंदुगरी ना कर। दिल्ली सरकार ने जगह जगह पे पीसीओ बूथ खुला रखे आम आदमी की सेवा के लिए। ये दिल्ली है, दिल्ली, तेरा गाँव खेड़ा ना है, क्या समझा? चल निकल। लेकिन मेरे 1000 रुपए और मोबाइल। अरे भाड़ में गए तेरे 1000 रुपए और तेरा 2 टके का मोबाइल। हम यहाँ राजधानी की सुरक्षा के लिए तैनात हैं। अगर जनता का आक्रोश सड़कों पर ना उतर आता तो क्या प्रशासन कोई एक्शन लेता? हर बार की तरह इस बार भी कहीं लापरवाही नजर नहीं आती। ऐसा नहीं है, आप हालात को इस तरह पेश मत कीजिए जनता के सामने जैसे यहाँ कोई जंगल राज है। सड़क पर चलते हुए आम आदमी की सुरक्षा के लिए पुलिस है आपके पास। पूरी की पूरी पुलिस फोर्स, एडिशनल फोर्स, पूरी ताकत के साथ स्टूडेंट्स की आवाज दबाने में लगी हुई है। आप मीडिया वाले पर्सपेक्टिव लूज क्यों कर रहे हैं? प्रॉब्लम यह है कि उन्हें मिसगाइड किया गया है, उन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है। हाँ, मोहरे बन गए हैं बेचारे बच्चे। जिसे आप मोहरा कह रहे हैं, वो बेचारे बच्चे क्या चाहते हैं आपसे? यही कि आप उनकी बात सुने। फिर भी एक भी नेता, किसी भी पक्ष का, प्रशासन का कोई प्रतिनिधि, अधिकारी, विपक्ष का कोई नेता आया उनकी बात सुनने के लिए? इनफैक्ट आपकी पॉलिटिकल क्लास के बहुत सारे नुमाइंदों ने इस मामले में इनसेंसिटिविटी का भरपूर प्रदर्शन किया है, इस जुर्म में भी और जब भी ऐसे केस होते आए। कौन
क्या वक्तव्य दे रहा है ये उसका निजी मामला है, ये सरकार की प्रेस रिलीज नहीं है। सर, ये प्रशासन, ये एडमिनिस्ट्रेशन उन प्रदर्शनकारियों से मिलने को भी तैयार नहीं है। कैसे मिलेंगे? कोई डेलीगेशन है उनका? कोई नेता, कोई मिनिस्टर उनसे मिले भी इस भीड़ से तो कैसे मिले, किससे बात करे? दिस इज ए फेसलेस क्राउड। वैसे भी हम ऐसी कोई मिसाल नहीं रखना चाहते कि कल कोई उठकर बड़ी भीड़ जमा करके हमारे इंडिया गेट पर, हमारे राष्ट्रपति भवन पर, हमारे संसद पर कब्जा जमा ले और हमारे नेताओं को, हमारे मिनिस्टर्स को उनसे बातचीत करने के लिए जाना पड़े। लोकतंत्र ऐसे नहीं चलता मेरे भाई। तो कैसे चलता है? देश की राजधानी में एक बस खुलेआम सड़कों पर जुर्म करते घूम रही थी। एक आदमी को लूटा गया, वो आदमी पुलिस के पास जाता है और ये सब उस लड़की और उसके दोस्त के बस में चढ़ने से पहले हुआ। अगर पुलिस उसी वक्त कुछ करती तो इस अपराध को होने से रोका जा सकता था। एक आम आदमी की शिकायत तक दर्ज नहीं होती। इसे क्या कहेंगे आप? डेमोक्रेसी? इस मामले में हमने एक जांच शुरू कर दी है। देश के हर आम आदमी की तरह सरकार भी इस घटना से बहुत दुखी है, बहुत चिंतित है। हमें इस मामले पर शांति और संयम से काम लेना चाहिए। शांति और संयम, हमारी कानूनी प्रणाली, हमारा प्रशासन, हमारी सरकार ऐसे अपराधों से बड़े आराम से, संयम से और शांति से निपटती है। लेकिन इस बार लोगों की सहनशीलता जवाब दे चुकी थी। इस अपराध ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। देश की राजधानी की सड़कों पर चलती एक बस में जुर्म हो चुका था। अरे मोहन भैया, पूरे हजार हैं, 5 खंबे आराम से आएंगे। आज तो हम सब दारू में गोते लगाएंगे, गोते। वो देख छोटू, बटा। ओ भाई द्वारका। अरे मालूम विहार जाओगे भाई? बिल्कुल जाएंगे। आ जाओ बहन जी, बैठो। चलो साथ। बैठ। एक टिकट के 20 रुपए होंगे भैया जी। छोटू, पूछ हीरो से लौंडिया की टिकट का क्या रेट है? ओ भाई, क्या बदतमीजी है ये? हाँ? अबे इतनी रात को चिकनी को अकेले घुमा रहा है, जान जला रहा है हमारी, वो बदतमीजी नहीं है? क्यों भाई हो? अरे ड्राइवर, ये कैसे लोगों को बस में बिठाया आपने? बदतमीजी कर रहे हैं हमारे साथ। आप गाड़ी रुको, हम यहीं उतरेंगे, आगे नहीं जाएंगे हम। चलो भाई, गाड़ी तो तभी रुकेगी जब डीजल खत्म होगा। अच्छा, तभी रुकेगी तो मैं रुकवाता हूँ, फिर लगाता हूँ पुलिस को फोन। रुको तुम। फोन दे मेरा, फोन दे मेरा। ड्राइवर भाई साहब, बस रोको आप। ओ मैडम, ये आपका बॉयफ्रेंड है क्या? शट अप। ओ इंग्लिश, हाउ यू डू? कड़कती ठंड में सुहासी और नीलेश बुरी तरह से घायल हमारे देश की राजधानी की सड़क पर पड़े थे। गुजरती कई गाड़ियों ने नीलेश की चीखें सुनी। गुजरती हर नजर ने दोनों को देखकर भी अनदेखा कर दिया। लेटेस्ट ऐप वाले कीमती स्मार्ट मोबाइल फोन में से पुलिस या एम्बुलेंस को एक भी फोन नहीं गया। 2012 में गांधी जी के 3 बंदर एक नया मंत्र पेश कर रहे थे। अन्याय मत सुनो, अन्याय मत देखो और उसके बारे में अपना मुंह बंद रखो। ये 3 बंदर सिर्फ पॉलिटिशियंस, पुलिस, हॉस्पिटल, एडमिनिस्ट्रेशन और एस्टैब्लिशमेंट में नहीं, बल्कि आपके और हमारे जैसे लोगों के अंदर भी बसते हैं। हम करुणा से गदगद तो हो उठते हैं, लेकिन खुद नहीं उठते। इंसानियत का कर्ज नहीं अदा करते, नागरिक होने का फर्ज नहीं अदा करते। सहानुभूति की वो शमा, वो कैंडल, वो मोमबत्ती ऐन वक्त पर बुझ गई जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। पर आखिरकार बेरुखी के इस शर्मनाक अंधकार में एक चिंगारी चमकी। कुछ इंसान इंसानों की तरह पेश आए। अरे भाई, कुछ तो बोल, आखिर हुआ क्या है? क्या जो हमने क्रॉस की थी? मैं एम्बुलेंस को फोन करता हूँ। शिट यार, क्या हालत कर दी है।
पीसीआर 16 रिपोर्टिंग सर। महिपालपुर फ्लाईओवर के पास एक लड़की बेहोश मिलने हैं। लड़के में थोड़ा होश बाकी है, लड़की की हालत बहुत खराब है सर। ओवर एंड आउट। सर लड़का शायद स्टेटमेंट दे पाएगा, थोड़ा होश है अभी। कह रहा है उसे और लड़की को बस से फेंका गया है। कहाँ ले गए उन्हें? बहुत बुरी कंडीशन है सर। पुलिस केस है? रेप केस है, लेकिन मैंने इतना हॉरिबल रेप मैंने आज तक नहीं। सर ये रेप नहीं है, ये मैडनेस है। बॉडी का कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जहाँ पे अटैक नहीं हुआ हो। एंड सर शी इज व्हाट डॉक्टर स्मिथी? सर इसकी एक्सटर्नल बॉडी के साथ साथ इसकी इंटरनल बॉडी पर भी अटैक हुआ है, और वो भी बुरी तरह। सर ये दो लोग थे जिन्होंने पहले देखा और बाद में हमें इन्फॉर्म किया। लड़का या लड़की कुछ बोले तुमसे? सर लड़का थोड़े होश में था, उसका नाम नीलेश है। उसने लड़की का नाम सुहासी बताया सर। वो दोनों उसी बस में थे। 6 लोगों ने उन पे हमला किया सर। कौन सी बस थी? प्राइवेट बस थी सर। लड़का बता रहा था उस पर शेखरी ट्रेवल्स लिखा हुआ है। हमारी दूसरी पीसीआर टीम उसको फॉलो कर रही है सर। और फोर्स लगा दो इसे ढूंढने। सर वैसे ये बस कहाँ से आ रही थी, कहाँ जा रही थी? सर मुनीरका से आ रही थी, जा कहाँ रही थी पता नहीं सर। सुहासी, तुम मुझे सुन सकती हो? नीलेश कहाँ? वो बगल के आईसीयू में है, बिल्कुल ठीक है। क्या मैं अभी जा सकती हूँ? सॉरी सुहासी, तुम अभी घर नहीं जा सकती। तुम्हें कुछ दिन यहीं रहना होगा। सुहासी, तुम्हारी कंडीशन ऐसी नहीं जो छुपाई जा सके। तुम्हारे पेरेंट्स को बताना ही होगा। किसका फोन है जी? सुहासी का है क्या? नहीं, कोई और ही नंबर है। हेलो, क्या हुआ? क्या हुआ जी? सुहासी ठीक तो है ना? हाँ? हेलो, हाँ एडवोकेट हरीश बोल रहा हूँ। क्या? हाँ हाँ, शालिनी, शालिनी उठो। क्या हुआ जी? दिल्ली के अस्पताल से फोन आया था। अस्पताल से? नीलेश तो ठीक है ना जी? उसका एक्सीडेंट हो गया शालिनी। ये सब मेरे कारण हुआ है सर। हमें वो बस नहीं लेनी चाहिए थी। मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर सका, बचा नहीं सका उसे। हम बहुत जल्दी उस बस को ट्रैक कर लेंगे, उसकी तस्वीरें हैं हमारे पास। वो 6 लोग थे, ड्राइवर, कंडक्टर इंक्लूडेड। काफी शराब पी रखी थी उन्होंने मेरे सर पे सलिए से वार किया। सुहासी को नहीं बचा सका सर, नहीं बचा सका उसे। मैं सुहासी को सेफली घर पहुंचाना चाहता था सर, बट रात के 9 बज गए थे। हमें तभी से उसकी चिंता होने लगी थी। कहकर गई थी, माँ मैं रात को घर पे आके खाना खाऊंगी। हमें लगा था सर चलो नीलेश जी साथ में है। हम सब लोग उनको जानते हैं सर, वो दीदी के अच्छे दोस्त हैं। ये सब मेरी सुहासी के साथ ही क्यों? मेरे बच्चे के साथ ही क्यों? क्यों मेरे बच्चे के साथ? हाँ ठीक। गौरव, दिल्ली के हमारे जितने भी खबरी हैं सबको काम पर लगा दो, गुड़गांव और गाजियाबाद के भी।
हमें किसी भी सूरत में वो बस ढूंढनी है, हर हाल में ढूंढनी है। लड़की के साथ गैंग रेप हुआ है, जानवरों से बदतर पीटा गया है। 6 लोग थे, 6 के 6 मुझे हिरासत में चाहिए। अभी अभी फोन आया कि राकेश धवन नाम का मिस्त्री रिपोर्ट लिखाने आया है। इस कांड से थोड़ी देर पहले इसी बस में इन्हीं 6 लोगों ने उसे भी लूटा है। उसके दिन भर की कमाई और मोबाइल सब कुछ छीन लिया। कानून मजबूत होना चाहिए और सजा कठोर, कोई दो राय नहीं है इस बात में, लेकिन डेथ पेनल्टी, ये तो किसी के भी फंडामेंटल राइट का वायोलेशन है। लेकिन मौत की सजा का डर क्या अपराधियों को रोकने में कारगर साबित नहीं होगा? जुर्म कानून या सजा के डर से रुकेगा या कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने से? अगर आपकी कानून व्यवस्था मजबूत है तो जुर्म अपने आप ही लड़खड़ाने लगेगा। अगर उस रात पहला जुर्म हुआ, उसी के बाद बस को रोक दिया जाता और कार्रवाई की जाती तो दूसरा जुर्म होता ही नहीं। अगर उस लूटे हुए आदमी की शिकायत को गंभीरता से लिया जाता तो। तुम कहां से चढ़े थे? आर के पुरम से साहब। घर जा रहा था मैं, बसंत विहार। बीच में उन बस वालों ने मेरे 1000 रुपए और मोबाइल सब लूट लिया साहब। ये रात 9 बजे हुआ? जी साहब। तुरंत पुलिस के पास क्यों नहीं गए? गया तो था साहब। जैसे मुझे उन लोगों ने बस से उतारा वैसे ही मुझे वहां पर कुछ पुलिस वाले आते हुए दिखे। मैंने उन लोगों से सारी बातें बताई, लेकिन उन लोगों ने मेरी एक भी नहीं सुनी साहब, मेरी मदद तक नहीं की। और ऊपर से कहा कि 100 दबाकर पुलिस कंप्लेंट दर्ज कराओ। मैं कैसे करता साहब? उन लोगों ने मेरा मोबाइल तो छीन लिया था। ठीक है, तुम अपनी कंप्लेंट ठीक से रजिस्टर करवा दो, हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। जी साहब। सर, एक मैकेनिक से खबर मिली है, शेखरी ट्रेवल्स नोएडा से ऑपरेट करती है। इसके मालिक को तुरंत हाजिर करो। यह केस बहुत बड़ा बवाल खड़ा कर सकता है। जो हुआ है वो नहीं होना चाहिए था, शायद रोका जा सकता है। जी हाँ साहब, ये तो मेरी बस है शेखरी ट्रेवल्स की। इस वक्त कहाँ है? इस वक्त तो मेरे ड्राइवर मोहन सिंह के पास है। यहाँ पर क्यों नहीं है? साहब वो क्रिसमस की छुट्टियाँ चल रही है तो सुबह तो ये बस निकलती नहीं है, इसलिए ड्राइवर के पास ही रहती है। सालों से यही सिस्टम रहा है। अभी के अभी मोहन सिंह और उस बस को यहाँ हाजिर करो। और सुनो, मोहन सिंह को पता नहीं चलना चाहिए कि हमने उसे बुलाया। अगर वो भाग गया तो सोच लो तुम्हारी खैर नहीं है शेखरी। जी साहब। हाँ सेठ। अरे मोहन, कहाँ हो तुम? बस में सोया हूँ सेठ। अच्छा, एक शादी की पार्टी है, गाजियाबाद लेकर जाना। तुम अभी के अभी बस लेकर यहाँ आ जाओ। देखो पार्टी यहीं दरवाजे पर है, जल्दी आओ। आधे घंटे के टाइम तो पहुँचता हूँ सर। साहब वो बस लेकर आधे घंटे में यहीं आ रहा है। साहब अब तो बता दीजिए बात क्या है? तुम्हारी बस स्कूल के बच्चों को ट्रांसपोर्ट करती है? जी सर। कोई प्रॉब्लम है? परमिट है? जी हाँ जी है। दिल्ली इलाके का पैसेंजर परमिट है? नहीं साहब, मेरी तो स्कूल के बच्चों को ले जाने की बस है। दिल्ली इलाके से तो मैं पैसेंजर उठाता ही नहीं। तो आप समझ लो तुम्हारा धंधा उठने वाला है अमरीश शेखरी, और शायद तुम भी। अब फाइल देना। सर, बीपी और पल्स रेट कहीं के कहीं है। प्लेटलेट काउंट कल से काफ़ी ड्रॉप हुआ है, 48,000। वर्कर अप फॉर सर्जरी, उससे अभी का अभी ओटी ले जाना होगा। आप हट जाइए, मुझे सुहासी से मिलना है। सर, ऐसी कंडीशन में आपको बेड से उठने की परमिशन नहीं है। मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, आप हट जाइए। सर संभाल के। सर जब डॉक्टर आएंगे तो प्लीज आप उन्हीं से बात कर लीजिए। सच बताइए नर्स, कुछ सीरियस तो नहीं है ना? वो उनका ऑपरेशन चल रहा है। मुझे अभी मिलना है। सर नहीं सर, आप हट जाइए। नीलेश, बेटे ये सब क्या है? कैसे हो बेटे? इसी दौरान
इस भयंकर जुर्म की खबर तेजी से फैल रही थी। मुनीर का से उठाया था दोनों को। बाकी पांचों कहाँ हैं? होंगे कहीं, मैं नहीं जानता। हाथ में काटा था उसने मेरे को। हाथ पर काटा था ना, ले मैंने तुझे थप्पड़ मारा। चले एक और। अब बोल मोहन सिंह, बाकी के पांचों कहाँ? नहीं तो तेरे 5 टुकड़े होंगे। भेज दिया था उनको, अपने अपने घर भेज दिया था। अबे टर्कियों सालों, ओए उठ, अरे ओए उठ, उठो, ओए छोटू उठ बे, तेरे बाप की गाड़ी क्या? भाई साहब करो पूरी, एक भी निशान नहीं दिखना चाहिए ठुल्लों को, समझे ना? छोटू इधर, ये तीनों फोन अपने पास रख, तब तक बोलूं नहीं, बेचियो मत। बिल्कुल उस्ताद। तुम लोग भी सेफ्टी के लिए अपने घर में जाओ, वहीं पड़े रहो। अपनी तरफ से साफ सुथरा होगा ना, बढ़िया रहेगा। जाओ, मैं बस में ही सोता हूँ। चलो फटाक। सभी अपने अपने घर चले गए। पांचों का एड्रेस बोल। रामदास कॉलोनी। सर, डीसीपी मैडम का कॉल है सर। पांचों के नाम बता। जय हिंद मैम। उस रेप केस में क्या प्रोग्रेस है? वो बस हमारी हिरासत में है मैम। मेरा एक्यूज ड्राइवर मोहन सिंह भी हमारी हिरासत में है। और बाकी 5? उनका पीछा हो रहा है मैम। पीछा बंद करो और 5 को पेश करो। मामला गर्माता जा रहा है, हॉस्पिटल के बाहर भीड़ बढ़ती जा रही है। बस 1-2 दिन की बात है मैम, सभी आरोपी लॉकअप में होंगे। आर यू जोकिंग? मुझे 1-2 घंटे भारी पड़ेंगे, सिचुएशन को समझो। यस मैम। सर, बाकी पांचों का पता चल गया है। एक है मनोज सिंह, इस मोहन का भाई, वो भी ड्राइवर है। फिर गोविंद सिंह है, बस में हेल्पर का काम करता है। हंसराज मलिक फल फ्रूट का ठेला चलाता है आरके पुरम में। 5वां है रवि कौशिक, एक जिम में काम करता है। और छठा है छोटू, उसका अब तक पता नहीं चल पाया है। सर, ये छोटू मोहन के अलावा बाकी सबसे उस दिन शाम को ही पहली बार मिला था। छोटू को छोड़ के बाकी सबके एड्रेस भी मिल गए। 3 टीम्स बनाओ, हमें अभी कभी निकलना है। सर, मूव। हमने विक्टिम पर ऑपरेट किया है और अभी के लिए शी इज स्टेबल। हमने सुना है कि लड़की पर बहुत ही खतरनाक अटैक हुआ है। अपने 30 साल के प्रोफेशनल करियर में मैंने आज तक इतना बुरा केस कभी नहीं देखा। सर, लड़के की हालत अब कैसी है? लड़के को भी सीरियस इंजरीज हुई थी, लेकिन हमने सक्सेसफुली मैनेज कर लिया है। कल तक शायद वो डिस्चार्ज हो जाए। सर, खबर मिली है कि गैंग रेप के बाद सुहासी को काफी मारा पीटा गया है। कैन यू प्लीज इलाबोरेट? गैंग रेप के बाद सुहासी पर इतनी हैवानियत के साथ आक्रमण किया गया है कि हम शायद उसे डिस्क्लोज भी नहीं कर पाए। लड़की की कंडीशन सुधरने में काफी टाइम लगे। लेकिन आपको बता दूं, लड़की फाइटर है, बहुत ही कॉन्फिडेंटली दर्द से लड़ रही है और वो हमें ये कॉन्फिडेंस दे रही है कि वो बहुत जल्दी इस भयंकर हादसे को सरवाइव कर जाएगी। मैम, सच सच बताइए, सर्वाइवल के कितने चांसेस हैं? कंडीशन क्रिटिकल है। क्यों डॉक्टर? क्योंकि उस बच्ची के पूरे शरीर को काट काट कर छलनी कर दिया गया। उसके प्राइवेट पार्ट्स बुरी तरीके से डैमेज्ड हैं। उसकी इंटेस्टाइन डैमेज्ड है। उसकी एक रिब टूटी हुई, इतनी क्रिटिकल है। फ्रेंड्स, मैं आप सब लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूं, शांति रखें, दुआ कीजिए कि सुहासी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। मनोज को बुलाइए। वो तो सुबह ही घर से निकल गए हैं। मेरे दोनों बेटे मोहन और मनोज वाकई में सरफिरे हैं। मनोज कहाँ है? पता होता ना तो खुद घसीट कर ले आती यहाँ, लेकिन ये दोनों अपनी मर्जी के मालिक हैं। कब आते हैं कब जाते हैं कुछ पता नहीं, और माँ को तो कभी कुछ बताते ही नहीं है। रोज रोज की मार पीट गाली गलौज। मनोज का कोई तो दोस्त होगा जहाँ वो जा सकता है, कोई रिश्तेदार, कोई अड्डा, कुछ तो पता होगा आपको। मैंने कहा ना आपसे, मैं नहीं जानती। लेके चलो। इंस्पेक्टर साहब, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। इसको मत लेके जाइए, ये नहीं कर सकता। तू तो ऐसा कर ही नहीं सकता रवि। हाँ, बता ना अपनी माँ को कल रात को क्या कांड किया तूने। बोल ना। बोलता क्यों नहीं? क्या हुआ था? बोलता क्यों नहीं तू? लेके चलो। क्यों नहीं तू? नहीं कर सकता रवि।
सर गोविंद सिंह और छोटू ये दोनों बाकी हैं। बाहर निकल। कहाँ है गोविंद सिंह और छोटू? या फिर मंगवाऊं कहीं से लोहे का सरिया? साहब गोविंद और छोटू रात को कमरे पे ही थे गोविंद के, सुबह तक थे साहब, पर अभी कहाँ गए पता नहीं साहब। माँ कसम साहब हम नहीं पता साहब। कहाँ है गोविंद सिंह और छोटू? मुझे नहीं पता साहब, सच्ची मैंने कल रात के बाद उन दोनों को नहीं देखा साहब। नहीं साहब, नहीं मारो मत साहब, मारो मत। निया, पूरी बस का साबुन का पानी से धोया हुआ लगता है। बड़ी डिटेल क्लीनअप हुई है सर। हमें कुछ लंबे वालों के स्टेट मिले हैं जिन्हें विक्टिम के वालों से मैच करना होगा। इस केस को सुलझाने में पुलिस ने जी जान लगा दी। आम लोगों का क्रोध और आक्रोश दबाव का काम कर रहा था। न सिर्फ दिल्ली में बल्कि पूरे देश में प्रशासन के खिलाफ विरोध, आंदोलन और कैंडल लाइट विजिल जारी थे। लोगों के उबलते गुस्से ने प्रशासन को जगा दिया था। साहब इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे तो पता भी नहीं था कि कब वो पीठ पीछे मेरी बस ले गया। इतना बड़ा धोखा दिया उसने मुझे। तुम ट्रेवल एजेंसी के मालिक हो, बस तुम्हारी है, परमिट तुम्हारे नाम पर है और चेक नहीं करते कि बस किस लिए इस्तेमाल हो रही है। तुम्हारा ड्राइवर बस को नशे में चलाता है, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी स्कूल के बच्चों का ड्राइवर। साहब मुझ पर यकीन कीजिए, मैं सच कह रहा हूँ। सर झूठ बोल रहे हैं। इसकी बस का रजिस्ट्रेशन DL 41 SK 1906। पिछले 2 साल में 8 बार फाइन हुआ है इसकी बस पर। किस लिए? बिना परमिट के सवारी बिठाती थी इसकी बस। 8 बार फाइन लगने के बावजूद ये गैर कानूनी धंधा चल रहा था, बिना परमिट के सवारियां उठाना। सब वो तगड़ी घुस जाती होगी तेरी जेब से। तू भी अच्छा खासा कमाता होगा। सब गौरव, ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन को रिपोर्ट भेजोगे, साले की सारी बसें जब्त करें और लाइसेंस भी कैंसिल करें। नहीं सर ऐसा मत कीजिए, मैं बाल बच्चे वाला आदमी हूँ। वो लड़की भी किसी की बच्ची है जो इस वक्त बहुत दर्द से गुजर रही है, तड़प रही है। उसकी इस हालत के लिए कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेदार हैं और तू भी। हिरासत में लो इसे। मेरी बात तो सुनो आप, मेरी बात। साहब मैं बता रहा हूँ साहब, मैं बता रहा हूँ साहब। हाँ साहब, उस लड़की के साथ हम सब ने बारी बारी से किया साहब। उस लड़की को इतनी बुरी तरह से पीटा? साहब मैंने सिर्फ उस लड़के को धोया था, मुझसे पंगा लेता है। काफी धोया सर मैंने उस बंदे को, मैं कबूल करता हूँ। सर मैंने लड़की को नहीं मारा साहब, लड़की को मोहन भैया ने मारा, सरिये से मारा साहब। हाँ मारा, लड़की को सरिये से मारा। ठीक करता है, तुझे पब्लिक के हवाले करता हूं और बता दूं कि यही है वो दरिंदा। हाँ तो कर दो ना साहब, आप मारो, पब्लिक मारे या सरकार फांसी लगा दे, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को। जो किया सो किया, जीऊं या मरूं। तेरा भाई मनोज कहाँ है? कहाँ है मनोज? अलवर, राजस्थान गया होगा। जब उसका दिमाग घूमता है ना, अपने दोस्त के यहाँ चला जाता है वो। गोविंद और छोटू? मैं उसकी माँ हूँ क्या? और दूध पीते बच्चे हैं क्या? और सबका ठेका लेके रखा है क्या मैंने? गए होंगे साले, भाग गए होंगे डरपोक कहीं के। हेलो, SHO अश्विन मीर, अलवर थाना। मीर साहब, दिल्ली वसंत विहार थाने से PI तलवार बोल रहा हूँ। क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी? कल रात यहाँ दिल्ली में गैंग रेप हुआ है। खबर है कि एक आरोपी आपके इलाके में छुपा है। अगर ऐसा है इंस्पेक्टर, तो उस साले की जो भी डिटेल्स है हमें बता दो, घसीट लेंगे। सर अलवर पुलिस ने मनोज सिंह को धर लिया है। गोविंद और छोटू? सर खबरियों ने बताया कि ये छोटू बदायूं यूपी का रहने वाला है। 5 साल पहले घर से भागा था। पहले आनंद विहार ISBT में धक्का मार का काम करता था और ये गोविंद औरंगाबाद बिहार को बिलोंग करता है। इसकी फैमिली वहीं है, ससुराल भी। औरंगाबाद पुलिस को भी इत्तला दे दी। गुड, मुझे हर घंटे फॉलोअप्स चाहिए। दोनों स्टेशंस पर प्रेशर बनाए रखो। सर 6 थे, 4 हमारी कस्टडी में हैं
बाकी 2 का लोकेशन आइडेंटिफाई हो गया। चंद ही घंटों में दे विल बी कॉट सर। जो हुआ है वो बहुत शर्मनाक है आनंद। इट इज सर। और कुछ सीरियस लैप्सेस भी हुए हैं तुम्हारे डिपार्टमेंट की तरफ से। एग्रीड सर, डैमेज कंट्रोल की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पब्लिक वाकई बहुत गुस्से में है। सिचुएशन आउट ऑफ हैंड हो गई तो सब कुछ आउट ऑफ हैंड हो जाएगा। इस एजिटेशन को रोको। आउट ऑफ हैंड नहीं होने देंगे सर। जितनी जल्दी गुनहगार पकड़े जाएं सबके लिए अच्छा है। सच कह रहे हैं साहब, गोविंद यहाँ आया ही नहीं। 2 साल हो गए, उसका चेहरा तक देखा नहीं। जब से शादी हुई है यहाँ आया ही नहीं। उसके घरवाले भी उसे छोड़ करके चली गई। बहुत पीता था साहब, गलत धंधे करने लगा था। पत्नी कहाँ है उसकी? हमने सुना था 15 दिन पहले लौटी थी उसके पास। इसके आगे हमें कुछ नहीं पता साहब। उसकी पत्नी यही औरंगाबाद में है ना? हाँ साहब। जब तक हम गोविंद को पकड़ नहीं लेते आप दोनों यहीं रहेंगे औरंगाबाद में। साहब, छोटू यहाँ परसों आया था, फिर अचानक से गायब हो गया। हाँ साहब, पूरे 5 साल के बाद तो अपनी शक्ल दिखलाई है उसने। इतना सा था तभी घर छोड़कर भाग गया था वो। यूं ही चला गया बिना कुछ बताए हुए? हाँ साहब, ऐसा ही है वो बदमाश। 5 साल पहले भी भागा था ना तो एक शब्द नहीं बोला, बस गायब हो गया। बाद में पता चला साहब चोरी की थी साले ने। इस बार कहाँ मुंह काला किया उसने? सामूहिक बलात्कार कांड में शामिल है आपका छोटू। अखबार नहीं पढ़ते? दिल्ली में जो बड़ा बलात्कार कांड हुआ है उसमें शामिल है वो। साहब अंधा नहीं हो। अगर हमें पता चला ना कि तूने उसे कहीं छुपाया है तो बस इतना समझ लो कि सब के सब बहुत बुरे फंसोगे। भगवान। ये सब छोटू से बरामद हुए सर। साहब जी, ये वाला मोबाइल मेरा है, ये पहला वाला। हाँ सर, ये मेरा ही फ़ोन है और ये सुहासी का फ़ोन है सर। एटीएम कार्ड भी मेरा ही है। 6 के 6 आरोपी हमारी हिरासत में हैं। हम उन्हें जल्दी ही कोर्ट में पेश करेंगे। सर, जिसने मुझसे टिकट के लिए पैसे लिए और मेरा मोबाइल छीना वो इनमें नहीं है सर। वो इन सब में दिखने में सबसे छोटा था सर। बाकी सबको पहचानते हो? जी सर। पहला ड्राइवर था, मैंने इसे बस रोकने के लिए कहा था। अरे ड्राइवर, आप गाड़ी रोको, हम यहीं उतरेंगे। दूसरे ने सुहासी पर गंदे कमेंट्स पास किए थे। वो जीरो लौंडिया की टिकट का क्या रेट है? तीसरा, इसने सुहासी पर हमला किया था सर। चौथे और 5वें ने मुझ पर हमला किया था।
सुहासी के कंडीशन में मार्क्ड इंप्रूवमेंट है। अब वो होश में है, उसके वाइटल पैरामीटर्स नियर नॉर्मल है, मेडिकेशन को रिस्पॉन्ड कर रही है और थोड़ा बोल भी रही है। उसने सॉलिड फूड की मांग भी की है, पर हम उसे इस कंडीशन में सॉलिड्स नहीं दे सकते। उसे आईवी से फीड कराया जा रहा है। पर यस, हम सभी उसकी रिकवरी को लेकर बहुत सेटिस्फाइड हैं। तुम्हें जस्टिस मिलेगा सुहासी, और हम सब उसी के लिए वर्क कर रहे हैं, और उसके लिए ये कुछ जरूरी सवाल हैं, इनके जवाब तुम्हें देने होंगे। मिसेस गुप्ता, कुछ प्रोसीजर्स हैं, ये हमारे कुछ सवाल हैं जो हम चाहते हैं कि आप इनसे पूछें। मुझे मेरा काम पता है, और कैसे करना है वो भी आप मुझ पर छोड़ दीजिए। इस केस के बॉटम तक पहुंचना मेरा एकमात्र उद्देश्य है। यस श्योर, लेकिन आपको समझना होगा मिसेस गुप्ता, कुछ प्रोसीजर्स हैं। देखिए, हम इस केस को फास्ट ट्रैक करना चाहते हैं ताकि जल्द से जल्द चार्जशीट फाइल कर सके। तो आपको क्या लगता है मैं कुछ और चाहती हूँ, कुछ और कर रही हूँ मैं? आप सिर्फ अपनी ड्यूटी कीजिए, समझे आप? मुझे मेरा काम सिखाने की कोशिश आप मत कीजिए, उसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है, डॉक्टर बनना मेरा करियर एम्बिशन नहीं है, ये मेरे लिए पापा को थैंक्स करने का एक जरिया है। यू नो, मेरे एजुकेशन के लिए पापा ने अपने खेत तक बेच दिए। मुझे भी लगता है तुम जरूर डॉक्टर बनोगी। मैं तो तुमसे इंस्पिरेशन लेती हूँ। मुझसे? जिस तरह से तुम आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, 100% क्लियर करोगे, और वो भी मेरिट लिस्ट के साथ। होपफुली। तो चलो, कम से कम इस तरह हम दोनों के फ्यूचर्स बन जाएंगे, और फिर इस तरह हमारे फ्यूचर्स मिलेंगे भी। जहां एक तरफ सुहासी मौत से डटकर जूझ रही थी, वहीं दूसरी ओर दिल्ली के लोग, सारे भारतवर्ष के लोग बदलाव के लिए जूझ रहे थे। वो सिर्फ कानून नहीं, दृष्टिकोण में बदलाव की मांग कर रहे थे। खासकर महिलाओं के प्रति हो रहे जुर्म को लेकर प्रशासन का, पुलिस का रवैया बदलना चाह रहे थे। बरसों खामोशी से सब सहती जनता का संयम अब टूट चुका था। लोग सड़कों पर उतर, सवाल पूछने लगे, जवाब मांगने लगे। उन्हें जवाब देने के बजाय प्रशासन ने उन पर लाठियां बरसाई। उन्हें बिखेरने के लिए वाटर कैनन्स का इस्तेमाल किया गया। पूरे देश ने यह नज़ारा टेलीविजन पर देखा, और तब हर देशवासी के मन में यह सवाल उठा, ये पुलिस फोर्स उस रात कहाँ थी? विरोध प्रदर्शन हिंसक होता जा रहा था। प्रशासन द्वारा यह वजह बताई जा रही थी और कहा गया कि प्रदर्शनकारियों को कुछ स्वार्थी तत्व गुमराह कर रहे हैं, उन्हें काबू में लाना जरूरी था। पर इस बार भी भुगत कौन रहा था, बर्दाश्त कौन कर रहा था? चर्चा, बहस, वाद विवाद, राय, हर न्यूज चैनल पर जैसे मेला लगा था। हर एक अपना मुद्दा, अपनी सहानुभूति व्यक्त कर रहा था। दिसंबर 2012 ने पूरे देश को जगा दिया। दिसंबर 2012 ने बहुत कुछ बदल दिया। चले? खासकर इस तहकीकात से जो सच सामने आया है कि सबसे बर्बर और क्रूर एक माइनर था, उस वजह से जुवेनाइल यानी कि किशोर उम्र में उसकी परिभाषा में बदलाव करने और उसे कम करने की मांग हर तरफ से उठ रही है। हमने इस मुद्दे पे काफी चर्चा की, और हमारी राय में जुवेनाइल की उम्र कम नहीं की जा सकती। हमारा अपना ये तजुर्बा कहता है, और इसके साथ जुड़े हुए तमाम रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स को ध्यान में रखते हुए कानून में बदलाव की कोई आवश्यकता नहीं है। ये मानते हैं कि इस अपराधी का अपराध माफी के लायक नहीं है, बहुत ही घृणास्पद है, लेकिन फिर भी हम एक्सेप्शन को रूल नहीं बना सकते। एक अपराधी की वजह से उम्र कम करने का फैसला नहीं लिया जा सकता।
आरोपी को हत्या, हत्या की कोशिश, बलात्कार और गैरकानूनी साजिश और सबूत मिटाने के अपराध में कसूरवार करार देते हैं। ये कमेटी मुजरिम को जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत 3 साल की सजा सुनाती है। पापा, अगर सब कुछ मेरी पढ़ाई पे चला जाएगा तो घर कैसे चलेगा पापा? तू सिर्फ अपनी पढ़ाई कर सुहासी, और किसी चीज के बारे में ना सोच ना फिक्र कर। मुझे पूरा विश्वास है कि तू एक दिन डॉक्टर जरूर बन जाएगी। और तू जिस दिन डॉक्टर बन जाएगी ना, तब हमें लगेगा कि ये तकलीफ, ये परेशानी कुछ भी नहीं थी। और फिर ये तेरे दोनों छोटे भाई भी तो तुझसे बहुत कुछ सीखेंगे। पापा, आपने मेरे लिए जो सपना देखा है उसे मैं पूरा करके रहूंगी। मैं डॉक्टर बन के दिखाऊंगी पापा। अब मैं ट्यूशन लेना शुरू करती हूँ। अब कुछ जिम्मेदारियां मेरी भी तो होनी चाहिए ना पापा। पापा, आप थक गए होंगे ना, आराम कीजिए। तू मेरी चिंता मत कर बेटा, तेरी तकलीफ के आगे मेरी थकान कुछ भी नहीं। फिर भी पापा, आप थोड़ा आराम कीजिए, मैं भी सो जाती हूँ। सो जा बेटी। क्या कह रहे हैं लोग? हाँ? क्या 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 हुआ सुहासी को? बोलिए ना, क्या हुआ सुहासी को? बोलिए ना। कोई मुझे ठीक से बता क्यों नहीं रहा? क्या हुआ सुहासी को? सुहासी, क्या क्या हुआ सुहासी को? हाँ? सुहासी को कार्डियक अरेस्ट हुआ है। ब्लीडिंग रुक ही नहीं रही है सर। सर, प्लेटलेट्स रैपिडली डाउन हो रहे हैं सर। लगभग 9 महीने और 130 सुनवाइयों के बाद प्रोसिक्यूशन के 80 गवाह और बचाव पक्ष के 18 गवाहों की गवाही के बाद आखिर आज फैसले का दिन आ गया। गुनहगारों में से एक मोहन सिंह जेल में खुदकुशी कर चुका है। छठे नाबालिग अपराधी को जुवेनाइल कोर्ट में सुधार गृह में 3 साल की सजा दे दी है। अब सुहासी का परिवार और पूरा देश बाकी 4 आरोपियों के फैसले का इंतजार कर रहा है। आखिर इस वैश्याना अपराध की क्या सजा मिलनी चाहिए इन्हें? आजीवन कारावास या फांसी? क्या होना चाहिए इनका फैसला? आपकी राय हमें बताइए इस नंबर पर। प्रोसिक्यूशन ने बहुत ही प्रभावपूर्ण तरीके से इस केस को अदालत के सामने रखा है। इस केस की जांच में दिल्ली पुलिस ने जो भूमिका निभाई उसकी सराहना की जानी चाहिए। ये कोर्ट अक्यूज रवि कौशिक, गोविंद सिंह, हंसराज मलिक और मनोज सिंह को दोषी करार देती है। इनके अपराध हैं आईपीसी सेक्शन 365 गलत इरादे से किसी को बंधक बनाने के लिए अपहरण करना, सेक्शन 395 डकैती, सेक्शन 412 डकैती द्वारा चुराई गई किसी की संपत्ति को अपने पास रखना, सेक्शन 307
हत्या की कोशिश, सेक्शन 376 सब सेक्शन 2G सामूहिक बलात्कार, सेक्शन 366 किसी भी महिला का शादी के लिए या शारीरिक संबंध के लिए अपहरण करना या दबाव डालना, सेक्शन 377 अननेचुरल ऑफेंसेस, सेक्शन 397 डकैती के साथ हत्या करने की कोशिश या गहरी चोट पहुंचाना, सेक्शन 302 मर्डर, सेक्शन 201 जुर्म से जुड़े सबूतों को छुपाना या मिटाना और सेक्शन 120 सब सेक्शन बी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। कोर्ट इस केस की सेंटेंसिंग कल सुनाएगा। शर्म की बात है, बहुत जघन्य अपराध किया है। मैं इनके लिए फांसी चाहूंगा। डेथ पेनाल्टी, इससे कम कुछ नहीं। हमने संसद में नए कानून बनाए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि माननीय जज इस केस में कड़ी से कड़ी सजा देंगे, फांसी। ये एक बहुत ही हैवानियत भरा जुर्म था। मुझे यकीन है इसमें सारे अपराधियों को मृत्यु दंड मिलेगा। नहीं, इस मसले को हमें होलिस्टिकली देखना होगा। जो भी उस लड़की के साथ में हुआ वो हैवानियत से कम नहीं था, वो नहीं होना चाहिए था। इस केस ने पूरे देश की तरह हमें भी हिला कर रख दिया है, लेकिन इस रिपोर्ट में हम डेथ पेनल्टी की सिफारिश नहीं कर सकते। हमें रेप से जुड़े कानून को सख्त बनाना होगा और उसके लिए हमने काफी प्रोविजन भी किया है। हमें मानना होगा कि बहुत हद तक प्रशासन भी दोषी है। किसी भी तरह के सेक्सुअल ऑफेंसेस से, चाहे वो हैरासमेंट हो या छेड़छाड़ हो या फिर स्टॉकिंग और इवन वॉयरिज्म या एसिड अटैक, हमें उनसे सख्ती से निपटना होगा। हर स्तर पर, हर अत्याचार पर कठोर भूमिका लेनी होगी। पुलिस के साथ साथ इन जुर्मों को जानने वाले आम नागरिकों को चाहिए कि ऐसे मामलों में केस रजिस्टर करवाएं। साथ ही पुलिस को कानून और सिर्फ कानून के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। जिन हाथों को कानून की रक्षा करना है, वे हाथ नेताओं के हाथों के कठपुतली नहीं हो सकते। हर बदलाव सबसे पहले शुरू होना चाहिए ऊपरी स्तर पे। वहां तब्दीली होगी तो उसका असर नीचे तक दिखाई देगा। यानी कि हमारे राजनेताओं को, हमारे कानून बनाने वालों को अपनी सिस्टम में बदलाव लाना होगा। राजनीति के अपराधीकरण को रोकने के लिए अब बदलाव लाना बहुत जरूरी हो गया है। हम इस फैसले से खुश हैं। बस यही उम्मीद करते हैं कि उन सबको कड़ी से कड़ी सजा मिले। हमारी बच्ची ने जो दर्द सहा है वो लोग इंसान कहलाने के लायक ही नहीं है। शी इज सिंकिंग सर, फ्रैंकली बहुत कम चांसेस है। 48 घंटे बीत चुके हैं सर, लेकिन उसे अभी तक होश नहीं आया है। देखिए, इस बच्ची को इस देश का टॉप मेडिकल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, द वेरी बेस्ट। वो तो मिल रहा है सर। डॉक्टर मेहरा, सुहासी को आप ले जाएंगे सिंगापुर। हर मिनट कीमती है। बेहद दुख के साथ हमें सारे देश के सामने यह कहना पड़ रहा है कि सुहासी अब हमारे बीच नहीं रही। वो बहुत बहादुर लड़की थी, उसने आखिर तक हिम्मत नहीं हारी। सिंगापुर में आज सुबह इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 2:15 पर
सुहासी ने अपनी आखिरी सांस ली। ये केस एक असहाय लड़की पर 6 लोगों द्वारा अंजाम दिए गए एक बहुत ही जघन्य अपराध का है। इस अपराध की गंभीरता अपराधियों के विकृत और भयानक बर्ताव से और बढ़ जाती है। जिस अमानवीय तरीके से इसे अंजाम दिया गया है, इससे यह केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी में शामिल होता है। कोर्ट इस बात से आंखें नहीं मूंद सकती कि ऐसे जुर्म करने वालों को एक स्ट्रांग मैसेज देने की जरूरत है। ये कोर्ट इस केस के अपराधी मनोज सिंह, रवि कौशिक, हंसराज मल्लिक और गोविंद सिंह को फांसी की सजा सुनाती है, टू बी हैंग्ड टिल डेथ। क्या दिल्ली या किसी और शहर या गांव के रास्ते दिसंबर 2012 की उस रात के बाद कुछ और महफूज हुए हैं? देश भर की कई अदालतों में चल रहे बलात्कार के केसेस क्या इस रफ्तार से आगे बढ़े हैं जिस रफ्तार से ये केस हल हुआ है? क्या हमारे राजनेताओं ने इस सुझाव को माना है कि अपराधों से जुड़े लोगों को संसद के किसी भी चुनाव का हिस्सा बनने से रोका जाए? या जिनके खिलाफ क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं उन्होंने संसद या विधानसभा से इस्तीफे दिए हैं? वो ऑटो रिक्शा वाला जिसने सुहासी और नीलेश को घर ले जाने से मना कर दिया, वो पुलिस कर्मचारी जिन्होंने उस रात कारपेंटर की शिकायत को हवा में उड़ा दिया था, एक बस जो बिना परमिट दिल्ली की सड़कों पर बेधड़क घूम रही थी, वो लोग जिनके कंधों पर सिस्टम को बदलने की जिम्मेदारी है, वो खुद ही ना बदले तो क्या निचले स्तर पर बदलाव लाया जा सकता है? क्या किसी भी स्तर पर कोई भी बदलाव ऊपर से बदलाव लाए बिना हो सकता है? कुशल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोग्रेसिव बिल्स, प्रभावशाली सुधार और जिम्मेदार गवर्नेंस, क्या ये सिर्फ एक सपना है? नहीं, ये सच हो सकता है। जरूरी है अटल विश्वास, एक सजग कोशिश। इससे कम कोई बदलाव हम कैसे मंजूर कर सकते हैं? जो हुआ नहीं होना चाहिए था, कभी नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या बदलाव और सुधार की उम्मीद सिर्फ प्रशासन से ही रखना सही होगा? सबसे बड़े बदलाव और सुधार की जरूरत है इंसान के अंदर, इंसान की सोच में, दृष्टिकोण में। हमारे देश का इतिहास सैकड़ों वर्षों से, सदियों से ये बार बार दस्तक देता आ रहा है कि दकियानूसी और पिछड़ी हुई पुरुष प्रधान प्रथाएं हमारे समाज के लिए घातक साबित होंगी। मशहूर और सम्माननीय अमेरिकन विमेन एक्टिविस्ट ग्लोरिया स्टेनम ने कहा था कि हमने अपनी बेटियों को तो बेटों की तरह से बड़ा करना शुरू किया है, लेकिन बहुत कम लोगों में ऐसी बहादुरी है जो अपने बेटों को बेटियों की तरह बड़ा करें। जरूरी है कि बेटे भी उतने ही संवेदनशील हों जितनी की बेटियां। जरूरी है कि वो समझें कि औरत होना क्या होता है। जब ये बदलाव आएगा तभी बदलेगा बहुत कुछ हमारे देश में। सर, बॉडी पर कई सारे घाव हैं। लगता है छुरा घोंपा गया है और चेहरे को भी बुरी तरह से कुचला गया है। लगता है इस पत्थर से चेहरे को कुचला गया है ताकि शनाख्त ना हो सके। सर, मोबाइल पर कुछ नहीं मिला है, सिर्फ ये वोटर आईडी कार्ड मिला है। बलवंत सिंह, पिता का नाम जगजीत सिंह। सर एक मिनट, इस कार्ड के पीछे कोई नंबर है? 4445678876। साहब जी, यहाँ आसपास कुछ भी नहीं है। इस कार्ड पर लिखे नंबर पर फोन करो, हो सकता है इसी का मोबाइल नंबर।
हेलो। आज ये नंबर किसका है? जी फोन तो आपने किया है, आप बताओ कि आपको क्या काम है? मैं पुलिस सब इंस्पेक्टर हरप्रीत सिंह बोल रहा हूँ, खरिंडा थाने से। जी मैं जगजीत सिंह। ये मेरे बेटे बलवंत का मोबाइल है। ये बलवंत सिंह कहाँ है अभी? जी वो तो घर पे नहीं है। कहाँ गया है? पता नहीं साहब, कल शाम को घर से निकला था, अपना मोबाइल घर पे ही भूल गया था। देखिए बात ऐसी है कि आपको अमृतसर के सरकारी अस्पताल आना पड़ेगा। बात क्या है साहब? कुछ जरूरी बात करनी है। क्या हुआ? आप इतने फीके क्यों पड़ गए? कुछ तो बोलिए, क्या हुआ? पुलिस ने बुलाया, उन्हें बलवंते के बारे में कुछ बात करनी है। सब क्या है साहब? चेहरा बुरी तरह से खराब हो चुका है। इसे अच्छी तरह से पहचानिए और हमें बताइए, क्या ये आपका बेटा बलवंत है? सर उसके माँ बाप भाई मंजीत और बीवी पूर्णिमा सभी ने शिनाख्त की है, वो बलवंती है। ये कोई आम खून का केस ही लग रहा था, लेकिन लाश का चेहरा इतनी बुरी तरह से बिगाड़े जाने से कुछ सवाल खड़े हो गए थे। आखिर क्यों कोई किसी को इतनी बेरहमी से मार डालेगा? कौन था यह बलवंत सिंह? क्या किसी ने बदला लेने के लिए खून किया था? जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती गई, कुछ चौंकाने वाले सच और इस हत्या के पीछे की साजिश सामने आने लगी। कुछ बता के नहीं गया साहब, बस अपनी माँ को बोला और चला गया। वो कुछ बोला है कभी? सिर्फ बोला जा रहा हूँ, कहाँ? कुछ पता नहीं साहब। अपना मोबाइल लेकर नहीं गया वो? नहीं साहब, घर पर ही भूल गया था। मुझे भी तभी पता चला जब आपका फोन आया था। किसी से मिलने वाला था या फिर कोई आया था उसे लेने? नहीं साहब, वो तो अकेले ही बाहर गए थे। कितने जा रहे हो तुसी? काम है। कहीं बाहर जा रहे हो? पूर्णिमा क्यों सवाल पे सवाल दागे जा रही? काम के लिए जा रहा हूँ, कल शाम तक आ जाऊँ। वो अक्सर शहर से बाहर जाया करता था? हाँ जी साहब। करता क्या था? ट्रक चलाता था साहब। उसका अपना खुद का ट्रक था या किसी दूसरे का ट्रक चलाता था? किसी दूसरे का ट्रक चलाता था साहब। किसका? अब ये तो नहीं पता है साहब। जगजीत जी, बलवंत आपका बेटा है, इसके अलावा और कुछ मालूम है आपको उसके बारे में? और तुम पत्नी हो उसकी, तुम्हें इतना भी नहीं मालूम कि वो काम कहाँ करता था, कहाँ आता जाता था? साहब वो किसी को कुछ बताते ही नहीं थे। कुछ पूछो तो कह देता था काम कर रहा हूं ना, ज्यादा सवाल मत पूछो। पुत्र, कम से कम ये तो बता कि तू काम कहाँ करता है? हफ्तों बाहर रहता है, फिक्र तो होएगी ना। बीजी, सवेरे सवेरे दिमाग पंचर ना करो, वो भी काम के टाइम पे। देख बलवंते, अब तू बच्चा नहीं रहा, अरे बीवी है तेरी, कुछ तो अपनी जिम्मेदारियां समझ पुत्र। बाबूजी, आप लोग इस बात को क्यों नहीं समझते कि मैं अब बच्चा नहीं रहा? मुझे अपनी जिम्मेदारियां पता है। लेकिन हम सबको आपकी फिक्र रहती है। ओ पूर्णिमा, फिक्र ना कर, काम पे जा रहा हूँ तो वापस भी आऊंगा। जाऊँ अब? ठीक। सत श्री अकाल जी। साहब, मैं मंजीत, बलवंत का छोटा भाई, यहाँ पास में ही ढाबे में काम करता हूँ। हम बहुत गरीब लोग हैं साहब, मैं अपने बच्चों को ढंग से पढ़ा भी नहीं पाया, और मेरा बड़ा बेटा बलवंत
वो तो साहब शुरू से ही पढ़ाई में कमजोर था, लेकिन साहब हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे बच्चे की मौत ऐसे। जिस तरह से उसे मारा गया कोई पुरानी दुश्मनी लगती है। या तो उसका किसी के साथ कोई झगड़ा हुआ होगा या फिर उसकी मौत से किसी को बहुत बड़ा फायदा होने वाला होगा। आप लोग ये बताइए कि बलवंत ट्रक कब से चला रहा था? साहब यही कोई 6-7 साल से। कहीं से तो शुरुआत की होगी। परमिंदर पाजी के पास सीखा था ट्रक चलाना भाई साहब ने। सर सिर्फ एक कड़ी मिली है जो इसकी मौत के राज को खोल सके। परमिंदर सिंह 6 साल पहले उसी ने बलवंत को ट्रक चलाना सिखाया था। लेकिन एक बात खटक रही है, इसके पास कुछ नहीं मिला, ना बटुआ ना पैसे। और मोबाइल भी घर में भूल गए थे भाई साहब। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके पास कुछ पैसे होंगे जिसकी वजह से इसको मार दिया गया? लेकिन सर पैसों के लिए कोई किसी को इतनी बुरी तरह से क्यों मारे? पहले ही से मार दिया गया, फिर इस वोटर कार्ड के पीछे इसका मोबाइल नंबर लिखकर छोड़ दिया गया। पर क्यों? ताकि पता चल सके कि मरने वाला कौन है। पर कोई खूनी भला ऐसा क्यों करेगा? या फिर कोई और ही वजह है जिस तक हम नहीं पहुंच पाए अब तक। लाश का चेहरा इतनी बेरहमी से क्यों बिगाड़ा गया था? खूनी बलवंत का मोबाइल नंबर उसके वोटर कार्ड के पीछे लिखकर क्यों छोड़ गया? क्या इसमें कोई संदेश छुपा था? क्या वो ये चाहता था कि पुलिस सीधा बलवंत सिंह के घर पहुंच जाए? क्या ये लूट और हत्या का एक आम केस था या फिर कोई और ही कहानी छिपी थी वोटर कार्ड पर लिखे उस नंबर के पीछे? बलवंत सिंह बहुत अच्छे से जानता हूँ उसे। कल रात खून हो गया उसका। साहब जैसी संगत वैसा नतीजा। कौन समझाएगा ऐसे आदमी को? क्या मतलब? 6 साल पहले मेरे यहाँ क्लीनर का काम करता था। मैंने ही ट्रक चलाना सिखाया उसे। चल 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 चल। नहीं। भाजी सीख जाऊंगा बहुत जल्दी। सीख जाऊंगा क्या? काम भी दिया, माल लेके जाता था मेरे ट्रक पे, लेकिन पैसा जैसे ही हाथ लगा बुरी लत लग गई बंदे को। बलवंते, सुना तो शराब पीकर गड्डी चलाता आजकल? क्या बात कर रहे हो पाजी? अभी भी बदबू आ रही तेरे मुंह से। पाजी थोड़ी सी पी थी। देख बलवंते, मैंने तुझे गड्डी चलाना सिखाया, काम दिया ताकि तू कुछ कर सके, लेकिन तू खुद ही अपनी जिंदगी बर्बाद करने में तुला हुआ है। गलती होगी पाजी, कसम खा के कहता हूँ जी, आगे से नहीं करूँगा। लेकिन बंदा सुधरने वाला नहीं था। शराब की लत पहले थी, फिर अफीम गांजा शुरू कर दिया, फिर और क्या था? कौन रोकता उसे? जगजीत प्राजी, आपके कहने पर मैंने बलवंती को काम सिखाया, काम दिया, पर अब वो हाथ से बाहर निकल चुका है। बुरी लत लग गई है उसे। अब मैं उसे काम पे नहीं रख सकता। ऐसा मत करो परमिंदर प्राजी, उसे एक मौका दे दो, मैं उसे समझाऊंगा। क्या समझाओगे प्राजी? नशे में बेहाल रहता तो आटा पुत्र, ना उसे खुद की फिक्र है ना धंधे की। डिलीवरी लेने लेट से जाता है, झगड़ा करता और अलग। देखो मेरे ग्राहक छूटेंगे, नुकसान हो रहा उसकी वजह से मुझे, मैं उसे और नहीं रख सकता। मेरे कहने से उसे एक मौका और दे दो प्राजी। ठीक है, लेकिन समझा देना बलवंती को, मैं अब और बर्दाश्त नहीं करूंगा। सत श्री अकाल जी। क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करने पे तुला है बलवंते? बलवंत बोल, ये नशे की आदत कब से लगी तुझे? अरे चुप क्यों है, बोल ना कुछ। बीजी लत लग गई तो लग गई, अब कब लगी कैसे लगी मेरे को नहीं पता। पुत्र, तो तू आज से और अभी से नशा करना छोड़ दे, काम पे ध्यान दे पुत्र। घर वालों ने बहुत समझाया, पर बंदा कहाँ सुधरने वाला था। शादी करा दी, सोचा
बंदा संभलेगा समझेगा, ना बंदा सुधरा ना संभला। और हद तो तब हो गई जब उसके इनकारनामों ने मुझे भी फंसा दिया। हाँ देख लो, चेक कर लो गड्डी। गड्डी के पेपर चेक करो, डिक्की भी चेक करो बराबर। क्या हुआ सर जी, क्या बात है? रविंदर जी, आपके ट्रकों में गैर कानूनी काम चल रहा है। कब से शुरू कर दिया ये सब? गैर कानूनी काम? क्या बात कर रहे हैं सर जी आप? साहब जी, ये तीसरा डब्बा मिला है जाली माल का। खुद ही देख लीजिए किस तरह का माल आता जाता है आपके ट्रकों में। ये रहे आपके लड़के, कर लीजिए जो बात करनी है। ये सब क्या बलवंत है? किसके लिए ले जा रहा था मेरे ट्रक में फर्जी माल? साहब जी, मैं बलवंत बाजी को हमेशा समझाता था कि ये सब काम मत किया करो, लेकिन उन्होंने मेरी कभी मानी नहीं। और आधे दिन तक तो वो दारू के नशे में टल ही रहते हैं। बहुत दिन से वो फर्जी काम ये सब कर रहे हैं। तो तूने मुझे बताया क्यों नहीं ये सब? साहब जी, वो बलवंत बाजी ने मेरा मुंह बंद कर देता तेरा हिस्सा देकर, है ना? ये बात 4 साल पुरानी है, जब मैंने उसे नौकरी से निकाल दिया, हाथ जोड़ दिए। फिर वो इधर उधर ट्रक चलाता था, लेकिन पक्की नौकरी उसे कहीं नहीं मिली। फिर बाद में वो किसी गलत सलत धंधे में पड़ गया, जैसे चोरी, डकैती, और कई बार जेल भी जा चुका था। काफी पहुंचा हुआ था बलवंत। उसके घर वाले भी उसकी हरकतों को जानते थे सर, फिर भी हमें कुछ नहीं बताया। ये भी नहीं बताया कि वो जेल जा चुका था। ये मामला कुछ और है, ये कोई आम मर्डर नहीं है। मुझे लगता है एक बड़ी स्टोरी खुलने वाली है तहकीकात के बाद। बिल्कुल जी, इस बलवंत को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। सुना है बहुत सारे केस रजिस्टर हैं उसके खिलाफ है। जी, सजा भी हुई थी उसे, लेकिन जेल ले जाते वक्त वो फरार हो गया था। तो चाय पी के चलते हैं। जी जनाब। और रविंदर, गाड़ी साइड लगा। जी सर। और 4 चाय दे। ओ पी ले पी ले, अब 2 साल बाद ही तुझे बाहर की चाय नसीब होगी। पी ले। भाग गया साला। एक फरार मुजरिम, उसके बारे में लुकआउट नोटिस तो जारी हुआ होगा? हाँ बिल्कुल, उसके घर वालों को भी कई बार बोला गया है कि उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिले तो पुलिस को बताएं, नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। लेकिन उसकी बीवी ने और उसके घर वालों ने तो बताया था कि उनके साथ ही रहता था, और उस दिन शाम को हमेशा की तरह वो काम पे निकल गया था। इधर कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है, ऐसे हमारे खबरी लगे हैं उसके पीछे। अगर वो घर पर होता तो उन्हें जरूर खबर होती। ये वोटर कार्ड देखो, ये केस शुरू से ही एक पहेली बनता जा रहा है। भला कोई आदमी अपने वोटर कार्ड के पीछे अपना मोबाइल नंबर क्यों लिखेगा?
शर्मा साहब, बलवंत डकैती करने लगा था, तो उसके कुछ जोड़ीदार तो होंगे? हाँ सर, 3 लोग थे जो उसके साथ कई चोरियों और डकैतियों में शामिल थे। उनके रिकॉर्ड्स दिखाओ। लल्लन भगत, गुरपाल सिंह, कीर्ति सिंह, ये तीनों है कैसे? जमानत पे बाहर है। सर, बलवंत के घर वालों को पूछताछ के लिए बुला लें फिर से? नहीं, पहले उसके 3 साथियों का पता करो। अपने सारे खबरियों को इनके पीछे लगा दो। सर, इस केस की गुत्थी हर सबूत के साथ सुलझने की बजाय उलझती जा रही थी। कोई आदमी अपना मोबाइल नंबर अपने वोटर कार्ड के पीछे क्यों लिखेगा? क्या था ये खेल? साहब, लल्लन भगत, गुरपाल सिंह और कीर्ति सिंह तीनों के तीनों अंडरग्राउंड हैं। किसी का कोई पता नहीं किधर छुपे हैं। कहीं इन तीनों ने ही तो बलवंत का खून नहीं किया? ये तो पक्का नहीं मालूम। हाँ, पर एक खबर बिल्कुल पक्की है। 18 अगस्त की शाम को लल्लन ने झंडियाला में अपने दोस्त अजय की गाड़ी किराए पे उठाई थी। कब तक के लिए चाहिए? कल सुबह की वापसी है। ठीक है, कितने बजे आ जाऊं? अजय, उसका पता ठिकाना? झंडियाला का रहने वाला है, खुद की टैक्सी है उसकी, खुद ही चलाता है। ठीक है। सब इंस्पेक्टर रविंद्र गिल, झांडियाला थाने। सत श्री अकाल। पीएसआई हरप्रीत सिंह बोल रहा हूँ, खरिंडा थाने से। सत श्री अकाल जी। हमें अजय नाम के एक आदमी की तलाश है। प्राइवेट टैक्सी चलाता है, ड्राइवर है। पर आप उसे क्यों ढूंढ रहे हैं? यहाँ घरिंडा में एक मर्डर केस के सिलसिले में उससे पूछताछ करनी है। बड़ी अजीब बात है, अजय लापता है। क्या? कब से? 19 अगस्त को उसके पिता ने यहाँ पर आकर मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई थी। मेरा पुत्र अजय कल शाम को घर से निकला था जी। वो कह के गया था कि सुबह तक आ जाएगा। अब तो रात होने वाली है जी, अभी तक वो वापस नहीं आया और उसका फोन भी नहीं लग रहा जी। कहाँ गया था वो? पता नहीं साहब, एकदम जल्दी में घर से निकल गया था। ना तो मुझे कुछ बताया और ना ही अपनी घरवाली को बताया। ठीक है, आप हमें उसकी एक फोटो दे दीजिए। 48 घंटे देखते हैं, अगर वो नहीं लौटा तो हम कार्रवाई शुरू कर देंगे। ये लीजिए फोटो साहब। हम आज ही सारे थानों में उसकी फोटो भेजने वाले थे। ठीक है, तब तक आप मुझे उनके पिता श्यामलाल के घर का पता और उनका फोन नंबर दे दीजिए। एक फरार मुजरिम बलवंत, जिसका खून होता है, उसका साथी लल्लन किराए पर एक गाड़ी लेता है और गाड़ी का ड्राइवर अजय गायब हो जाता है। आखिर ये माजरा क्या है? कुछ पता चला पुलिस को उनके बारे में? पता नहीं, घरिंडा पुलिस स्टेशन से फोन आया, वहां बुलाया है। मुर्दाघर? क्यों? मेरे पुत्र को क्या हुआ? देखिए, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, बस आपको हमारे साथ अभी मुर्दा कराना है। बाबूजी, समाधि। आप नए जूते क्यों नहीं ले लेते? कितने घिस गए हैं ये। कुलबीर, गड्डी चलानी अंदर बैठ के, जूता कौन देखता है? तो भी ना ज्यादा सोचती है। साहब जी,
ये जो कपड़े हैं ना, ये मेरे बेटे के नहीं है। बाकी सब, ये जूता, ये कड़ा मेरे अजय का ही है। वो जो निशान था ना उसके पांव पे, वो चोट लगी थी बहुत साल पहले, जब वो 13-14 साल का था। आप क्या कह रहे हैं साहब? वो मेरा बेटा बलवंत ही है। माना कि बलवंत ने बहुत गलत काम किए हैं, लेकिन साहब क्या मैं अपने बेटे को नहीं पहचानूंगा? साहब, हम लोग अपने बेटे के क्रियाक्रम की तैयारियां कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि वो हमारा बेटा बलवंत नहीं है। हम लोग झूठ बोल रहे हैं। हाँ, आप सबके सब झूठ बोल रहे हैं। मिले हुए बलवंत के साथ? साहब, मैंने एक सपना देखा था कि मेरे बेटे मुझसे आगे जाएंगे, लेकिन ये बलवंत गलत कामों में पड़ गया। जब जिंदा था तब भी किसी काम का नहीं था। हम अपने बेटे के बारे में आपसे झूठ क्यों बोलेंगे साहब? भला उसकी मौत से हम लोगों को क्या फायदा होने वाला है? आपका बेटा एक जेल से फरार मुजरिम था, फिर वो आपके साथ कैसे रह रहा था? और अगर वो रह रहा था तो फिर आप लोगों ने पुलिस थाने में खबर क्यों नहीं की? कब खबर करते साहब? वो घर पे रहते ही कहाँ थे? कई दिनों तक घर से गायब रहते थे। वो बोला कि जमानत पे छूट के आया है। अच्छा बहाना है। वो मर गया है और उसका कुछ सामान तो घर में होगा। जूते चप्पल तो होंगे तुम्हारे पास। अब ये मत कहना कि वो जाते वक्त अपना सारा सामान भी साथ में ले गया, जूते चप्पल भी ले गया, बस मोबाइल यहां छोड़ गया। जी साहब, जूते हैं, मैं लाती हूँ। हाँ प्रीत सर, मैंने 444567876 नंबर ट्रैक करवा लिया है। पिछले 2 दिन से ये नंबर चालू था, लेकिन कल शाम को बंद कर दिया गया है। अभी लोकेशन ट्रैक करवा रहा हूँ। ठीक है, तुम लोकेशन को ट्रैकिंग पे डालकर मुर्दाकर पहुंचो, मैं भी वहीं जाता हूँ। साहब जी, जूते मेल नहीं खाते। बलवंत सिंह के जूते का साइज लाश के जूते से बड़ा है। साहब जी, ये लाश का जूता नहीं हो सकता। ये तो काफी बड़ा है, लाश के पैर छोटा है। मतलब ये लाश बलवंत सिंह की नहीं? झूठ बोल रहे हैं आप लोग। हम भला झूठ क्यों बोलेंगे साहब? जगजीत सिंह जी, आपने हमें बताया कि आपका बेटा बलवंत अपना फोन घर पर भूल गया, और जब हमने आपको फोन किया तब जाकर आपको इस बात का पता चला। जी साहब। सफेद झूठ है ये, क्योंकि बलवंत जानबूझकर अपना फोन घर पर छोड़कर गया ताकि जब बचे, मतलब उस टैक्सी ड्राइवर की लाश हमें मिले और हम उस वोटर कार्ड पर लिखे नंबर पर फोन करें, तब आप सब लोग आकर उस लाश की झूठी शिनाख्त कर सके। आप कैसी बात कर रहे हैं साहब? कोई माँ बाप भला अपने बेटे को कैसे नहीं पहचानेंगे? जरूर आपसे कोई झूठ बोल रहा है साहब। हम तो ये भी नहीं जानते कि अजय है कौन। आप लोग ऐसे सच नहीं बोलो। थोड़ा वक्त देता हूं आप लोगों को, तब तक फैसला कर लो कि आप में से सच्ची कहानी कौन सुनाएगा। और अगर फैसला नहीं कर सकते तो
और भी बहुत से तरीके आते हैं। साहब ऐसा मत कीजिए। साहब आपको कोई गलतफहमी हुई है साहब। साहब वो हमारा बेटा बलवंती है, हम झूठ क्यों बोलेंगे साहब? मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बात का यकीन करिए साहब। सर बलवंत का नंबर 444567876 जो कि उसके वोटर आईडी कार्ड में मिला था सुल्तानविंद की लोकेशन दिखा रहा है, और इस नंबर से उसके पिता जगजीत सिंह के फोन के बीच लगातार बात होती रही है। बेटा कमीना और बाप उससे बड़ा कमीना। जगजीत झूठ बोल रहा है, उसे पक्का पता है कि उसका बेटा बलवंत कहाँ है। कहाँ है बलवंत सिंह? मैं सच कह रहा हूँ साहब, बलवंत मर चुका है। अगर वो मर चुका है तो क्या आप उसके भूत से बात कर रहे थे? देखिए जगजीत सिंह जी, आपके बुजुर्ग होने का अब तक बहुत लिहाज कर लिया मैंने। अब या तो आप सब कुछ सच सच बता दीजिए या फिर मैं लिहाज छोड़ूं। जी मेरी बहन के पास है बलवंत का फोन। कहाँ रहती है आपकी बहन? वो आपकी मरी हुई माँ बहन सबको जिंदा खड़ा कर दूंगा अगर आपने सच नहीं बोला। बोलिए कहाँ है बलवंत सिंह? उस अकल के दुश्मन को क्या लगा कि वो हम पुलिस वालों को बेवकूफ बना देगा? हम लाश आपको सौंप देंगे, इसलिए खुद का फोन भी इस्तेमाल करने लगा वो। नहीं पता साहब वो कहाँ है, बस इतना ही बोला कि मामला ठंडा हो जाएगा तो वापस घर आ जाएगा। मामला तो अब तभी ठंडा होगा जब वो हमें मिलेगा जिंदा या मुर्दा। तो सच बोलिए, क्या चाल थी आपके बेटे की? कहाँ है वो? अब जल्दी से हमें सच सच बता दीजिए या फिर। वाहे गुरुजी साहब, हमें सच में नहीं पता। बलवंत 17 अगस्त को देर रात अचानक घर पर आ गया था। इस वक्त कौन आ गया? चैन से सोने भी नहीं देते। बलवंत? 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 बलवंत, पुलिस तेरे पीछे पड़ी हुई है। वो घर पे वापस आके बोल के गई है कि जब तू घर पे आए तो उनको खबर कर दूं। तो क्यों आया बलवंत? बीजी अब ज्यादा सवाल ना कर। बलवंते तो खुद तो डूबेगा ही, हम सबको भी डुबोएगा। बाबूजी सब छोड़ देना चाहता हूँ, सब बदल देना चाहता हूँ। बहुत जल्दी समझ आ गई। मन जीते मेरे वीर, जो हो गया उसे तो नहीं बदल सकता, आगे की तो सोच सकता हूँ। तो फिर ऐसा कर, थाने जा, खुद को पुलिस के हवाले कर दे, जेल जा, वहाँ से लौटने के बाद सुधरने की बात करना। बाबूजी मेरी जिंदगी बर्बाद हो जानी है। हम लोग कैसे जी रहे हैं कुछ पता भी है आपको? पूर्णिमा वो सभी तो बदलना चाहता हूँ, तो समझते क्यों नहीं बात को? आपने कुछ नहीं करना, पुलिस वाले अपने आप फोन करेंगे मेरे नंबर पे। आपने बस इतना कहना है कि मैं घर से निकलते वक्त अपना मोबाइल घर भूल गया। उसके बाद आपको थाने बुलाएंगे बॉडी की शिनाख्त के लिए। बस आपने वहां जाके इतना कहना है कि बॉडी मेरी है। बीजी थोड़ा छाती पीट के रो लेना वहां। उसके बाद पुलिस वाले अपनी कार्रवाई करके लाश आपको दे देंगे। यहाँ आते ही उसका क्रियाक्रम कर देना। बाबूजी मेरे ऊपर चलते सारे केस खत्म हो जाने हैं। अब पुलिस को लगेगा कि आपसी गैंग की रंजिश में किसी ने मार दिया, फिर मैं वापस आऊंगा नए नाम और नए काम के साथ। बाबूजी ये आखिरी बार है, मेरी मदद कर दो बाबूजी। और आप सब लोग मिलकर पुलिस को बेवकूफ बनाने में लग गए। एक मरा हुआ आदमी अपने वोटर कार्ड पर अपना मोबाइल नंबर लिखकर छोड़ देगा और ये बात पुलिस को हजम हो जाएगी। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई साहब, लेकिन साहब अब मेरा बेटा बदलना चाहता है, सुधरना चाहता है साहब। सुधरना चाहता है एक आदमी की जान लेकर? अब तक आपका बेटा एक चोर था, अब खूनी भी बन गया। अरे वो आप सब लोगों को लटका कर गायब हो गया और उसके इस जुर्म में आप सब लोग भी बराबर के हिस्सेदार हो। तो भी ना ज्यादा सोचती है। साहब पूरा नेटवर्क एक्टिव कर दिया है, पर ना जाने बलवंत कौन से बिल में घुसकर बैठा है। ढूंढते रहो, हमें हर हाल में उसको पकड़ना है। पंजाब के हर थाने को अलर्ट कर दो, हर कोने कोने में इसके नाम के साथ साथ इसकी तस्वीर के पोस्टर भी लगवा दो। देखते हैं कब तक बचेगा। पता नहीं साहब,
उसकी जान पहचान ललन भगत से हुई कैसे? साहब, मेरे पति टैक्सी चलाते थे, बड़े ही सीधे साधे आदमी थे। उन्हें तो पता भी नहीं होगा कि ललन भगत कौन था और उसका क्या इरादा था। मुझसे कह के गए थे कि सुबह तक लौट आऊंगा। आप रात के खाने तक तो आ जाएंगे ना? नहीं कुलबीर, रात भर का भाड़ा है, सुबह जल्दी आओ। ठीक है, जितनी जल्दी हो सके आ जाना। पैसेंजर छोड़ेगा तभी आऊँगा ना, तो चिंता ना कर, कोशिश करूँगा जल्दी आने की। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो जा कहाँ रहे थे। सर, ललन भगत, गुरपाल सिंह और कीर्ति सिंह, इन तीनों के बारे में सभी थानों को अलर्ट कर दिया है। इन तीनों को हमें जल्द से जल्द पकड़ना होगा। बलवंत एक फरार मुजरिम है। अगर पहले उसे पकड़ने की पुरजोर कोशिश की गई होती तो एक बंदे की जान नहीं गई है। बलवंत सिंह की तलाश और जोरों से शुरू हो गई। इससे पहले कि वो राज्य की सीमा से बाहर निकल जाए और उसके जुर्मों का सिलसिला चलता रहे, उसका पकड़ा जाना बहुत जरूरी था। अगर यही तेजी पुलिस तब दिखाती जब वो पुलिस की गिरफ्त से भागा था, तो आज एक जान बच गई होती। लेकिन पुलिस बलवंत तक पहुंचे उससे पहले ही पुलिस तक एक खबर पहुंची, बलवंत की खुदकुशी की खबर। पीएसआई हरप्रीत सिंह, करिंडा पुलिस स्टेशन। हाँ, मैं सब इंस्पेक्टर इदरीस शेख बोल रहा हूँ, सुल्तानविंद पुलिस स्टेशन से। कहिए शेख साहब। बलवंत सिंह के बारे में खबर मिली है। बलवंत सिंह के बारे में क्या खबर? कल रात हुए? जी सर, कल देर रात उन्हें एक फैक्ट्री में लाश मिली। सुसाइड केस है ऐसा कहना भी मुश्किल है। ये पहले भी किसी और को मारकर अपनी मौत का नाटक कर चुका है। लगता है एक और कोई शिकार हो गया इसका। पर हमें लाश के पास सुसाइड नोट मिला है। मैंने जो किया है उससे मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है। छोटे जुर्म के लिए सजा हुई थी, सजा काट लेता तो नई जिंदगी शुरू कर सकता था, पर उससे बचने के लिए मैंने अपनी मौत का नाटक किया और खून जैसा जुर्म कर डाला। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी, जिसमें नाहक ही मैंने अपने परिवार वालों को भी फंसा डाला। मुझे बहुत दुख है कि मेरी गलतियों की सजा उन्हें मिल रही है। मेरे घर वाले बेकसूर हैं, उन्हें तंग मत कीजिए। मैं खुद इस सब के लिए जिम्मेदार हूँ। मैं अपने पापों से छूटने के लिए आत्महत्या कर रहा हूँ। मेरे घर वालों को और परेशान न कीजिए, यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है। बलवंत सिंह। ये लाश कहाँ मिली तुम्हें? कल देर रात फैक्ट्री में। वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड ने इन्फॉर्म किया। साहब जी, ये तो मर चुका है। ये सुसाइड नोट इकलौता सबूत है कि वो बलवंत सिंह है? नहीं सर, वो सिक्योरिटी गार्ड उसे पहचानता था। उसने बलवंत को वहाँ फैक्ट्री में 1 घंटा पहले आते देखा था। साहब, ये बलवंत सिंह है, 1 घंटा पहले ही आया था। फैक्ट्री तो शाम को 7 बजे बंद हो जाती है ना? हाँ साहब, बलवंत फैक्ट्री बंद होने के बाद 9 बजे आया था अपने किसी दोस्त के साथ। तो वो अपने एक दोस्त के साथ आया था? जी हाँ। उस दोस्त का कुछ पता चला? नहीं सर, वो सिक्योरिटी गार्ड उसे नहीं पहचानता। जी नहीं साहब,
कोई और था? क्या हाल है बलवंत पाजी? सब चंगा तीरथ, तू सुना सब ठीक ठाक? वो एक फरार मुजरिम था, ये बात पता नहीं थी तुझे? नहीं साहब। तो फिर तू बलवंत को कैसे जानता था? वो यहाँ क्या करने आया था? साहब बलवंत अक्सर फैक्ट्री बंद होने के बाद आया करता था। किस लिए? साहब वो फैक्ट्री के पीछे बैठकर शराब पिया करता था। और तू उसे पीने देता था? गलती हो गई साहब। पैसे देता होगा इसे या फिर दारू, है ना? बलवंत के साथ जो दूसरा आदमी था वो कौन था? पता नहीं साहब, मुझे लगा बलवंत का कोई दोस्त होगा। वो लोग कुछ आधा घंटा थे यहाँ, फिर एकदम से मैंने वो आंख देखी। और वो दूसरा आदमी गायब कहाँ हो गया? वो तो पता नहीं साहब। सर इनफैक्ट हमें तो खुद अभी पता चला कि जो हमारा सिक्योरिटी मैन है तीरथ, वो इन अफीमची चरसियों को फैक्ट्री में घुसने देता था। और यही नहीं, उसका उन लोगों के साथ लेन देन भी था। सर हमें तो यकीन नहीं होता कि कैसे सिक्योरिटी एजेंसी का बंदा इस तरह के काम भी कर सकता है। तीरथ ने उस दूसरे आदमी को यहाँ से जाते हुए नहीं देखा? नहीं सर। मतलब अगर उसे भागना था तो वो वहाँ उस तरफ से निकला हो? बिल्कुल हो सकता है सर। उसका सिक्योरिटी नहीं है क्या? अभी तो नहीं है, लेकिन हम प्लान जरूर कर रहे थे अपनी फैक्ट्री में सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए। मुझे शक है कि तीरथ झूठ बोल रहा है। चल बोल, बलवंत ने कितने पैसे दिए थे तुझे ऐसा बोलने के लिए? साहब मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हैं। मैंने जो कुछ कहा सच कहा साहब। मैंने बस आग देखी और तुरंत पुलिस को बुला लिया। बलवंत ने अपने साथ आए आदमी को जलाकर मार दिया, आत्महत्या की चिट्ठी लिखी और चला गया, और तूने उसे जाने दिया? साहब ऐसा कुछ नहीं है साहब, बीवी बच्चों की कसम खाता हूँ साहब। बलवंत ये खेल पहले भी खेल चुका था और ये पूरी तरह से मुमकिन था कि ये खेल वो दोबारा खेल रहा हो। अपना नाम आपराधिक केसेस से मिटाने की कोशिश में शायद बलवंत ने फिर किसी बेकसूर की जान ली हो, या फिर उसने सचमुच पछतावे में खुदकुशी कर ली हो। हाँ सर, ये हैंडराइटिंग बलवंत सिंह की है। पहली बार उसने लाश के पास वोटिंग कार्ड पर अपना नंबर लिखकर छोड़ दिया। हो सकता है इस बार उसने लाश के पास ये चिट्ठी छोड़ दी। बर्बाद करके रख दिया इस लड़के ने हम लोगों को। सुधरने चला था, खून ही बन के रह गया। साइज तो एक ही है साहब। सर कहीं ये बंदा सच में बलवंती तो नहीं है? सर मैंने 444567876 नंबर ट्रैक करवा लिया है। सर बलवंत का नंबर 444567876 जो कि उसके वोटर आईडी कार्ड में मिला था सुल्तानविंद की लोकेशन दिखा रहा है, और इस नंबर से उसके पिता जगजीत सिंह के फोन के बीच लगातार बात होती रही है। आपको ये चप्पल लाश के पैरों में मिली थी ना? जी हाँ सर, पैरों में ही थी, जली हुई थी। बलवंत अपने पिता से बराबर कांटेक्ट में था, उसे हमारी तहकीकात की पूरी जानकारी थी। जब हम उसके घर वालों को गिरफ्तार कर रहे थे तब उसे किसी ने खबर दी होगी कि हमने उसके जूते लिए। वो एक शातिर मुजरिम, उसने सब कुछ प्लान किया था। उसने वहां चप्पल छोड़े क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता था हम क्रॉस चेक करें। हो सकता है सर, पर वो ये भूल गया कि वो चप्पल बदल सकता है पर मरने वाले के पैर नहीं। साहब जूते भी पाँव से पड़े। मतलब हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि बलवंत नहीं, उसने एक बार फिर हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश की।
वो अभी भी जिंदा है और ये बेचारा उसके जाल में फंसकर अपनी जान गंवा बैठा। सब चंगा तीरथ, तू सुना सब ठीक ठाक? अब ये साफ हो गया था कि बलवंत ने अपनी मौत को साबित करने के लिए एक और खून किया है। अब बलवंत को हिरासत में लेना बहुत जरूरी हो गया था। एक फरार मुजरिम पुलिस फाइल से अपना नाम मिटाने के लिए अब तक 2 जानें ले चुका था। वो बहुत खतरनाक होता जा रहा था। साहब बलवंत का तो पता नहीं चला, पर कीर्ति सिंह मिलेगा जरूर आपको। मैं कुछ नहीं कीता साहब, मैं कुछ नहीं कीता साहब। गुरपाल सुबह बैठा है अमृतसर में एक लॉज में, नमक मंडी में। चल चल चल। कहाँ है बलवंत सिंह? मैंने नहीं पता साहब, मैंने नहीं पता। बता रहे रब जी तो पता नहीं साहब, लल्लन को पता होगा। तो फिर लल्लन कहाँ है? बठिंडा में। लल्लन रोक लल्लन, नहीं तो गोली मार दूंगा। गोली मत चलाने साहब, गोली नहीं चलाने साहब, सब मैंने कुछ नहीं किया साहब। बलवंत सिंह कहाँ है? कोई खबर नहीं है साहब। देख लल्लन, ये मैंने अभी तक कहीं दर्ज नहीं किया है कि तुझे गिरफ्तार किया गया है। अगर तूने सच नहीं बोला तो यही तेरा काम तमाम कर दूंगा। पिछले 1 हफ्ते से बात नहीं हुई है साहब। पिछले हफ्ते जब फोन पे बात हुई थी जी, तो सुल्तानविंद में था जी, वहीं कहीं है जी, लेकिन सुल्तानविंद में कहाँ है ये नहीं पता जी। मुझे पक्का यकीन है कि पहले खून में तू भी शामिल था, वो अजय था, बराबर? अब ये बता कि दूसरा खून किसका हुआ? पता नहीं साहब। अजय के खून के बाद मैंने और बलवंत ने अपना अपना रास्ता पकड़ लिया था। बलवंत ने कहा था जी वो सुल्तानविंद जा रहा है और लाश को ठिकाने लगाने तक वो वहीं रहेगा जी। अजय को तूने ही फंसाया था ना? हाँ जी, पर बलवंत के कहने पे। ओ यार अजय, कितनी देर से ड्राइव कर रहा है? साइड पे लगा ले, 2 पैग लगाते हैं। बैठो पाजी। चुप चुप क्या पाजी, क्या पाजी, पाजी 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 क्या कर रहे? आया और जिस बंदे को बलवंत ने फैक्ट्री में जलाया वो कौन था? मुझे सच में नहीं पता जी। अजय के खून के बाद मेरी बलवंत से बात ही नहीं हुई जी। और ये फैक्ट्री का मामला क्या है जी, मुझे नहीं पता। सुल्तानविंद पुलिस स्टेशन को सारे इलाके में नाकाबंदी करने के लिए कह दो। बाहर जाने वाले सभी रास्तों पर चेक पोस्ट बिठा दो। इस इलाके के हर गुंडे बदमाश को धर पकड़ो। कहीं से भी इस कमीने बलवंत को ढूंढ निकालो। सर।
आखिरी बार फोन कब आया था उसका? मुझे नहीं पता है साहब। कौन कौन मिलने आता था बलवंत से? कुछ मालूम नहीं मुझे। झूठ, सब कुछ सच सच बता दे। कुछ नहीं मालूम मुझे। आखिरी फोन कब आया था? मुझे कुछ नहीं पता। सर बलवंत अपने किसी भी रिश्तेदार के घर नहीं गया है। हमने सभी जगह निगरानी रखी हुई है। छिपने दो साले को, हम उसके बिल में घुस के निकाल लेंगे उसे। साहब मैं हुणे 15 मिनट पहले उसे सुल्तानविंड बस अड्डे पे देखा है। मैंने अपना बंदा उसके बगल लगा रखा है। आप जल्दी आ जाओ, कहीं वो भाग ना जाए। हाँ ठीक है सर, वो अंदर ही बैठा है। मूव। तो भाई साहब क्या हुआ? अब बिल चुका दे फिर छुप भाई। ओए सर जी, ओ भाई साहब टेबल के नीचे छुप रहे। बच के भागेगा? हाँ वैसे तो तू पहले ही 2 बार मर चुका है। अब सच में तुझे मारने में जरा भी अफसोस नहीं होगा मुझे। चलो, सुल्तानविंद में किसे चलाया था तूने अपनी लाश बनाने के लिए? वीरे, गाल सुन। 1 प्लेट समोसा और 1 बड़ा ग्लास मछली दे। थोड़ा जल्दी कर दी। हाँ एक होटल में मिला था जी उससे। भाजी क्या काम करते हो? भाई आपको क्या मतलब है? नहीं नहीं, ऐसे ही आसपास ही काम करते हो। भाई कोई भी काम मिल जाए जी कर लेंगे जी, बस पैसे से मतलब है जी। अच्छा, किस तरह का काम? काम मतलब थोड़ी मोटी मजदूरी मिल जाए कर लेंगे। क्या नाम क्या बताया आपने? भाई राजेश। मैं यहाँ एक फैक्ट्री में काम करता हूँ। उनको कुछ कारीगर चाहिए। 6,000 रुपये देंगे महीने के। कहो तो मैं बात करा देता हूँ। भाई 6,000 जी? भाई जरूर करेंगे जी, अगर आपके बस में है तो। यार मेरे बस में क्या है, करने वाला तो वो है। भाई बड़ी मेहरबानी होगी जी अगर आप नौकरी दिलवा देंगे। बस फिर दोस्ती कर ली बंदे से। भाजी कितने दिनों से बस रात को ही फैक्ट्री दिखा रहे हैं। मेरा मतलब कुछ काम वाम दिला देते तो दिन में भी इसके दर्शन हो जाते। तो कल सवेरे ही आ जा, सुपरवाइजर ने बुलाया है। अच्छा भाजी। हाँ ठीक है भाजी, मैं सवेरे ही आ जाऊँगा। क्या हाल है बलवंत पाजी? सब चंगा तीरथ, तू सुना सब ठीक ठाक? वैसे कसम से आप आदमी बड़े अच्छे। भाई आपको पता नहीं है, आपने मुझे काम दिलाकर ना मेरी बहुत बड़ी मदद की है। नौकरी दिलाने के लिए ना बहुत मेहरबानी करो। ओह यार, कैसी मदद? सारी किस्मत की बात होती है राजेश। फैक्ट्री में काम बहुत बढ़ गया, बंदे हैं नहीं। अच्छा और तू मिल गया, तेरे को काम की जरूरत है, फैक्ट्री वालों को बंदों की जरूरत है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ठीक है। ले
कहाँ से था वो? घर वाले कहाँ हैं उसके? पता नहीं जी, वो सब नहीं पूछा। जी मैं आता है तुझे यही मार के काटता हूं। ऑल पुलिस अलर्ट, ऑल पुलिस अलर्ट। बलवंत सिंह अभी कोर्ट से भाग गया है। कपड़ा हटाओ, मैंने बोला कपड़ा हटाओ। पकड़ इसको। साल 2010 में पुलिस की गिरफ्त से फरार हुए बलवंत ने 2 मासूमों की जान ली और उनकी लाशों को अपनी झूठी शिनाख्त के लिए इस्तेमाल करना चाहा ताकि उस पर लगे सभी केसेस रफा दफा हो जाएं। बलवंत सिंह ने एक बार फिर भागने की कोशिश की जनवरी 2013 में, लेकिन इस बार वो पकड़ा गया और अब वो पुलिस हिरासत में है। बलवंत सिंह और उसके पूरे परिवार पर आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या, 211 के तहत नुकसान पहुंचाने के इरादे से लगाया गया झूठा इल्जाम, 194 यानी कि जुर्म को छुपाने के लिए दिया गया झूठा बयान और गैर कानूनी साजिश करने के लिए धारा 120 भी लगाई गई है। सभी आरोपी इस वक्त न्यायिक हिरासत में हैं। बलवंत सिंह के खिलाफ सभी केसेस की सुनवाई फिलहाल चल रही है, जहां उसके खिलाफ डकैती और चोरी के आरोप दर्ज हुए हैं। लोपोके पुलिस स्टेशन ने, घरिंदा और सुल्तानविंद पुलिस स्टेशन ने, जहां उसके खिलाफ खून के केसेस दर्ज हुए, और साथ ही ब्यास पुलिस स्टेशन ने, जहां की पुलिस की गिरफ्त से वो भाग निकला था, इन सभी ने उसके खिलाफ कोर्ट में केसेस दाखिल किए हैं। एक फरार मुजरिम जिसने 2 मासूम लोगों की हत्या कर दी, एक तरफ बरसों चलने वाली कोर्ट की कार्रवाई जिसकी वजह से लंबे अरसे तक केसेस बंद नहीं होते और कई बार आरोपी जमानत पर छूटते हैं और कई और जुर्मों को अंजाम देते हैं, और दूसरी तरफ आरोपियों के हिरासत से भाग निकलने का मुद्दा। किसी जेल अधिकारी या किसी कांस्टेबल को जिस पर उस आरोपी की पहरेदारी की जिम्मेदारी थी, उसे सस्पेंड कर देना क्या काफी है? इन्वेस्टिगेटिंग टीम्स के आपसी तालमेल की कमी इसी बात से पता चलती है कि एक इन्वेस्टिगेटिंग टीम को बलवंत सिंह के क्रिमिनल बैकग्राउंड के बारे में कुछ पता ही नहीं था। क्या यह मुमकिन नहीं है कि एक ऐसा सेंट्रल डेटाबेस हो जिसमें सजा काट रहे मुजरिमों, अंडर ट्रायल्स, बार बार जुर्म करने वाले मुजरिमों, जमानत पर रिहा मुजरिमों, पेंडिंग केसेस और लंबे समय से चल रहे सभी केसेस की जानकारी? सिर्फ सेंट्रल डेटाबेस पर ही नहीं जिसमें जुर्म के आंकड़े और रिकॉर्ड शामिल किए जाएं, बल्कि एक ऐसा डेटाबेस जिसकी सारी जानकारी बराबर सभी कानूनी संस्थाओं को बांटी जाए, जिस पर अमल भी किया जाए और जिसे रेगुलरली अपडेट भी किया जाए। भविष्य के बारे में सोचकर ऐसी किसी कानूनी व्यवस्था को विकसित करना इतना मुश्किल क्यों है? क्या लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए ऐसी कानूनी व्यवस्था जरूरी नहीं है? हम बैंक की किसी एक ब्रांच में अकाउंट खोलकर उस अकाउंट नंबर से बैंक की किसी भी ब्रांच में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। माना कि बैंक्स के ट्रांजैक्शन में पैसे का लेन देन होता है और बैंक्स अपने वर्किंग सिस्टम को हमेशा अपग्रेड करते रहते हैं, लेकिन क्या यही सोच, यही निष्ठा, यही अनुशासन कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए? क्या इसकी वजह यह है कि हमारा सिस्टम लापरवाही और गैर जिम्मेदारी का आदी हो चुका है, जहां बदलाव की जरूरत ना तो किसी को महसूस होती है और ना ही कोई बदलने को तैयार है? लेकिन बदलाव अब जरूरी हो गया है ताकि बलवंत जैसे मुजरिम और जाने ना ले सकें। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल दस्तक में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, हम सभी को, चाहे वो सिस्टम के अंदर हो या बाहर, इस लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना एटीट्यूड को निकाल फेंकना होगा। जय। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।